error detection. Yes, we have to find out error in these sentences. These questions are based on the chapter tense. ये सारा क्वेश्चन जो है टेंस चैप्टर पर बेस्ड है. हम लोगों को इन सेंटेंसेस में ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, अगर है तब. चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में आइए, पढ़िए. लास्ट ईयर द प्रॉफिट इन द बैंक सेक्टर डिक्लाइंस बट द थिंग्स दिस ईयर आर इंप्रूविंग. जो भी है पढ़िए. क्या कहना चाह रहा है? द प्रॉफिट इन द बैंक सेक्टर, ये सब्जेक्ट हुआ और ये डिक्लाइंस, एस लगा हुआ है. डिक्लाइन का मतलब गिरावट होना, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 है, भर में एस लगा हुआ है, यानी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. तो इसका हिंदी क्या निकलेगा कि पिछले वर्ष बैंक सेक्टर के प्रॉफिट में गिरावट होता है. अब यहीं पर एरर मिल गया. ये जो डिक्लाइंस है, ये डिक्लाइंस नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस पर ये नहीं होगा, यहां पर V1 नहीं होगा बल्कि V2 होगा. ऐसे डिक्लाइंड ईडी ऐड करना है, V2 बनाना है. क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर यहां लिखा हुआ है. लास्ट ईयर यानी पिछले साल की घटना है, और हम लोग पढ़े हैं भूतकाल में काम 1 सेकंड पहले या 1 करोड़ वर्ष पहले हो. सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है. तो बैंक सेक्टर में गिरावट पिछले वर्ष हुआ ना, होता है नहीं, यानी इसमें सिंपल पास्ट टेंस लगेगा क्योंकि ये भूतकाल की घटना है. वो कैसे समझ में आया? लास्ट ईयर से. तो इस पार्ट में एरर है. डिक्लाइन हटाइए, डिक्लाइन लगाइए. क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश डिड नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस सो फार एज हिज फादर वांट्स. पढ़िए. अब ध्यान से देखो, जितना टेंस पढ़े हैं, स्ट्रक्चर पढ़े हैं, वॉइस पढ़े हैं, ऑलरेडी हम लोग बात की कि सारे पर कमांड रखना है. ऑलरेडी पढ़ाया गया है कि कोई भी इंग्लिश सेंटेंस दे तो आपको हिंदी उसको समझ लेना है, उसी तरह कोई हिंदी दे तो आपको इंग्लिश कर लेना है. अब यहां देखो, इसको जरा समझो तो क्या करना चाह रहा है. राकेश डिड नॉट स्टार्ट, सिंपल पास्ट लगा हुआ है, यानी राकेश शुरू नहीं किया कोई भी बिजनेस सो फार. सो फार का मतलब अब तक. तो हम लोग पढ़े थे कि अगर सो फार, टिल नाउ, बाय नाउ, इन सबों का मतलब होता है अब तक. ये सारा शब्द अगर सेंटेंस में रहे तो कौन सा टेंस हम लोग यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि काम अभी होने का बोध हो रहा है, अभी अभी समाप्त होने का बोध हो रहा है. सो फार मतलब अब तक, अभी तक, यानी अभी काम समाप्त हुआ है स्टार्ट होने का. तो जब काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है, सो फार का प्रयोग किया गया है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस क्यों लगा हुआ है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज तो तब होता है जब काम भूतकाल में समाप्त हो जाए. तो यही एरर है. ये डिड नॉट स्टार्ट यानी सिंपल पास्ट टेंस न लगाकर यहां पर हम लोग को लगाना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ऐसे होना चाहिए था सेंटेंस को. इसको राकेश हैज नॉट स्टार्टेड, यानी हैज नॉट V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज ऐसे किया जाना चाहिए इस पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, ताकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाए. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है. सो फार तो या तो ठीक ही है. तो याद रखना, सेंटेंस में जब टिल नाउ, बाय नाउ, सो फार, अनटिल नाउ, एज येट, जस्ट नाउ जैसा शब्द रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में एरर है. क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, पढ़िए. इफ द कमांडर गिव एन ऑर्डर द आर्मी कैन एवर्ट का मतलब टालना, द इमिनेंट कैटास्ट्रॉफ. कैटास्ट्रॉफ मतलब भयंकर विपत्ति, भयंकर संकट. इमिनेंट का मतलब भविष्य में कोई चीज होने वाला, घटित होने वाला. खैर, दैट इज नॉट द इशू. या इसको जरा समझो क्या कहना चाह रहा है. इफ द कमांडर गिव एन ऑर्डर द आर्मी कैन, अगर कमांडर ऑर्डर देता है, आर्मी आने वाले विपत्ति को टाल सकती है. यही कहना चाह रहा है. इफ द कमांडर गिव एन ऑर्डर, अगर कमांडर ऑर्डर देता है, कमांडर है सिंगुलर, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब कैसा लगता है? सिंगुलर. तो गिव नहीं, गिव्स कीजिए. अगर कमांडर ऑर्डर देता है तो तातिथि है, सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है. सिंपल हम लोगों को यहां पे सिंगुलर वर्ब चाहिए क्योंकि ये कमांडर सिंगुलर है. तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर है. 4 में, he and I will never harm anyone who are not indulged in this heinous case. Indulged का मतलब लिप्त होना, किसी चीज में इन्वॉल्व होना. अब जरा समझो क्या कहना चाह रहा है. वह और मैं कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाएंगे जो इंडल्ज नहीं है, इस हीनस केस में जो लिप्त नहीं है. यही ना हु यहां जो का मीनिंग दे रहा है. तो जो लिप्त नहीं है, इस हु का यूज किसके लिए किया गया है? सोचो तो, जो लिप्त नहीं है, वह और मैं
किसी को नहीं हार्म करेंगे जो लिप्त हैं। ये हु का यूज हुआ है एनीवन के लिए, और एनीवन है सिंगुलर, और ये आर किसके लिए लग रहा है? इसी एनीवन के लिए। एनीवन सिंगुलर होता है, इसलिए आर नहीं इज कीजिए, क्योंकि इसका यूज, आर का यूज एनीवन के लिए हो रहा है। एनीवन के लिए एनीवन सिंगुलर होता है, इसलिए आर नहीं इज लगाएंगे। वैसे तुम याद रखना, हु, विच, दैट के ठीक बाद अगर कोई वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आता है, तब ये वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसके अनुसार होगा? हु, विच, दैट के ठीक पहले आने वाले शब्द के अनुसार होता है। तो हु के ठीक पहले क्या आया है? एनीवन। एनीवन सिंगुलर है, तो हु के बाद कैसा वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? इसके मुताबिक जो हु के पहले आ रहा है, ठीक पहले आ रहा है, तो एनीवन सिंगुलर है, तो आर नहीं इज कीजिए। तुम ऐसे भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। द मैनेजमेंट ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट विल इंप्लीमेंट दिस रूल बाय नेक्स्ट ईयर फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सोचो तो ये क्या कहना चाह रहा है कि फिजिक्स डिपार्टमेंट और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो मैनेजमेंट है इंप्लीमेंट करेगा विल प्लस बी वन, यानी इंप्लीमेंट मतलब लागू करना, लागू करेगा इस रूल को अगले वर्ष तक सभी विद्यार्थियों के लिए। ये कहना चाह रहा है बाई एंड लार्ज। कुल मिलाकर ये फ्यूचर टेंस लगा हुआ है, शैल विल प्लस बी वन लगा हुआ है, तो अब इसका हिंदी अर्थ तो यही आएगा ना, मैनेजमेंट जो है इस डिपार्टमेंट का अगले वर्ष तक लागू करेगा, यानी भविष्य में काम होगा। और आगे समय, बाई का मतलब यहां किधर है? तक का मतलब दे रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर, तो अगले वर्ष तक। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का यहां यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भविष्य के दिए गए समय बिंदु तक अगर कोई काम होगा तो उसमें कौन सा टेंस लगता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पढ़े थे ना, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यही स्ट्रक्चर था। इसमें इंडिकेशन क्या था? भविष्य में दिए गए एक समय बिंदु तक काम समाप्त होगा। तो यहां पर भविष्य का एक समय बिंदु दिया हुआ है ना, बाय नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष तक, और फ्यूचर टेंस सिंपल फ्यूचर टेंस लगा हुआ है जो हो नहीं सकता है। तो भविष्य का एक समय बिंदु तक काम खत्म होने का बोध हो रहा है, इसलिए यहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे। इस विल को हटाइए और क्या लिखेगा? विल हैव इंप्लीमेंटेड दिस रूल बाय द इन, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, इसलिए इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 6, टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस दे आर डिटरमिन्ड टू वर्क मेटिकुलसली ऑन एवरी एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब पहलू, ऑन एवरी एस्पेक्ट प्रत्येक पहलू पर। अब जरा यहां ध्यान दो, टू इंप्रूव हिज परफॉर्मेंस कहना क्या जा रहा है? अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वे लोग डिटरमिन्ड है काम करने के लिए हर पहलू पर, यही है। अब जरा गौर करो, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए हिज पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव वर्ड है। अब जरा सोचो, इस हिज यानी अपने का यूज किसके लिए किया जा रहा है? पढ़ के देखो, अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए वे लोग डिटरमिन्ड है, यानी हिज का प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? दे के लिए। दे प्लूरल है, और दे के लिए अपना का इंग्लिश यानी पॉजिटिव वर्ड हिज नहीं लगाते हैं, देयर लगाते हैं ऐसे। तो इस हिज को हटाइए और यहां पर देयर लगाइए, यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इसको हटाओ। आई टोल्ड यू ऑल द मिस्टीरियस फैक्ट्स आफ्टर मिस्टर वर्मा वेंट बैक। क्या करना चाह रहा है? मैं तुम्हें सारे मिस्टीरियस फैक्ट को बता दिया। देखो, सब्जेक्ट प्लस V2 है, टेल का V2 टोल्ड यानी सिंपल पास्ट टेंस है। तो आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता दिया सभी मिस्टीरियस फैक्ट्स को आफ्टर मिस्टर वर्मा वेंट बैक, मिस्टर वर्मा के जाने के बाद, यही ना। अब यहां भी देखो, मिस्टर वर्मा वेंट, सब्जेक्ट प्लस V2, यहां ये भी सिंपल पास्ट टेंस का है। तुम देखोगे, आई टोल्ड भूतकाल में काम, ये भी हुआ, मैं तुम्हें बोला, और मिस्टर वर्मा वेंट बैक सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी सिंपल पास्ट टेंस में है। दोनों जो है सिंपल पास्ट टेंस में ही है सेंटेंस क्लॉजेस। अब जरा सोचो, हम लोग पढ़े थे जब भूतकाल में दो काम हो और भूतकाल में एक काम पहले हो और एक काम बाद में हो, तो भूतकाल में जो काम पहले हुआ उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगाते हैं, और जो काम बाद में हुआ सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं। तो यहां पर दो काम है, एक बोलने का काम और मिस्टर वर्मा का जाने का काम, वापस जाने का काम।
सोचो कौन काम पहले हुआ भूतकाल में। मैं तुम्हें सारे फैक्ट्स को बता दिया मिस्टर वर्मा के जाने के बाद, यानी मिस्टर वर्मा चले गए तब बताया। तो मिस्टर वर्मा वेंट बैक, ये जो काम हुआ वो कब हुआ? भूतकाल में पहले हुआ। पहले मिस्टर वर्मा का जाने का काम पहले हुआ, उसके बाद ही बताने का काम हुआ। तो जो काम भूतकाल में पहले हुआ तो पास्ट परफेक्ट टेंस लगाइए। मिस्टर वर्मा हैड गॉन बैक, ऐसे लिख दीजिए। सब्जेक्ट हैड V3, हैड V3 लगाए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे। तो इसी पार्ट में एरर है, ये तो ठीक ही है। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, पहले पढ़िए। ही इज बैबलिंग एंड डिस्टर्बिंग मी फॉर हाफ एन आवर एंड दस डाइवर्टिंग माई अटेंशन फ्रॉम द मेन सब्जेक्ट। तो इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है? ही इज बैबलिंग एंड डिस्टर्बिंग में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है। हिंदी अर्थ क्या रहा है? वह बकबक कर रहा है और डिस्टर्ब कर रहा है मुझे आधे घंटे से। अब हम लोग पढ़े थे एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब सेंटेंस में रहा है रही है का अर्थ आता हो और समय दिया हो फॉर या सिंस से, तो हम लोग कौन सा टेंस लगाते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ही इज बैबलिंग एंड डिस्टर्बिंग नहीं होगा, इज के जगह पर क्या कर दोगे? ही हैज बीन कर दीजिएगा। ही हैज बीन बैबलिंग एंड डिस्टर्बिंग मी फॉर हाफ एन आवर। हैज बीन करने का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बना दिए, क्योंकि यहां पर समय दिया हुआ है फॉर हाफ एन आवर। तो जब रहा है रही है समय के साथ दिया हो सेंटेंस, तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला क्या था, स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस V4, तो हैज बीन करेंगे, सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए। 9, आई एम वर्किंग हार्ड सो दैट आई कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन दिस टाइम। अब इस सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एरर कहाँ है, ग्रामेटिकल एरर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी स्थिति आए तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो और उसका जरा हिंदी समझो, क्या करना चाह रहा है। आई एम वर्किंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम वर्किंग हार्ड, मैं जो है कड़ी मेहनत कर रहा हूं, सो दैट ताकि आई कैन ऑब्टेन गुड मार्क्स, ताकि मैं अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकूं ऑफ दिस एग्जामिनेशन, नहीं इन दिस एग्जामिनेशन, अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकूं इस बार परीक्षा का, कि परीक्षा में न, तब इन डालोगे तो सही अर्थ आएगा। ये ऑफ का प्रयोग बिल्कुल यूजलेस है, सेंसलेस है, वो मीनिंग को मीनिंगलेस कर दे रहा है, सेंटेंस को मीनिंगलेस कर रहा है। ऑफ हटाइए, इन लगाइए, ताकि अर्थ आ जाए, ताकि मैं अच्छा मार्क्स परीक्षा में इस बार पा सकूं। तो इसी पार्ट में एरर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाइए। When Sonu reached school and the teacher started teaching, he remembered that he did not bring his English notebook. अब ध्यान से समझो, जब कभी whenever you feel that you are badly trapped in the question, जब कभी लगे कि हम बुरी तरह फंस गए हैं, तो you think for a while, तुम जरा एक थोड़ी देर के लिए सोचो, इसको पहले हिंदी करो, हिंदी समझो इसका क्या कहना चाह रहा है। तो जरा देखो, ध्यान से देखना कौन सा टेंस लगा हुआ है। When सोनू रीच्ड स्कूल, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट टेंस। जब सोनू स्कूल पहुंचा एंड द टीचर स्टार्टेड टीचिंग, यहां भी सब्जेक्ट प्लस V2, और शिक्षक पढ़ाना शुरू कर दिए। ही रिमेंबर, सब्जेक्ट प्लस V2, ये भी सिंपल पास्ट टेंस। उसे याद आया दैट कि ही डिड नॉट ब्रिंग हिज इंग्लिश नोटबुक, कि वह अपना इंग्लिश नोटबुक नहीं लाया। यही है। अब जरा सोचो, जब सोनू इस सेंटेंस में चार क्लाउजेस है, यानी 4 एक्शंस है, 4 क्लाउजेस है, 4 छोटा सेंटेंसेस है, यानी इस सेंटेंस में 4 काम हुआ है। एक, सोनू का स्कूल पहुंचना, दूसरा टीचर का पढ़ाना शुरू कर देना, तीसरा उसे याद आना, और चौथा कि वह अपना इंग्लिश नोटबुक नहीं लाया था। तो ये 4 एक्शंस है, 4 एक्शंस आर बीइंग डन ओवर हियर। 4 काम इस सेंटेंस में हो रहा है। अब तुम जरा सोचो, ये चारों भूतकाल में है। ऑल द 4 एक्शंस आर हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट। चारों जो है पास्ट में ही हो रहा है, लेकिन कौन सा काम ये भूतकाल में सबसे पहले हुआ? तो गौर से सोचो, तो तुम देखोगे, जब पढ़ोगे और समझोगे, देखोगे तो भूतकाल में ही डिड नॉट ब्रिंग हिज इंग्लिश नोटबुक, ये काम सबसे पहले हुआ पास्ट में, यानी भूतकाल में। जब सोनू स्कूल पहुंचा
और टीचर पढ़ाना शुरू कर दिया, उसे याद आया कि वह कॉपी ही नहीं लाया था इंग्लिश का। यानी पास्ट में ये काम सबसे पहले हुआ। और हम लोग जानते हैं पास्ट में अगर कितना भी काम हो, भूतकाल में 10 काम 15 काम भी हो, तो जो काम सबसे पहले खत्म होगा भूतकाल में, उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 लगाएंगे। यानी इसी पार्ट में एरर है। ही डिड नॉट नहीं करोगे, ही डिड नॉट ब्रिंग नहीं, यस ही डिड नॉट ब्रिंग के जगह पर तुम क्या लिखोगे, ही हैड नॉट ब्राउड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी3 पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे। यानी एरर यही है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों किए? क्योंकि पास्ट में काम सबसे पहले हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए। रवि एंड हिज ब्रदर डिड नॉट हार्म्ड एनीवन, रेदर, आगे पढ़ो तो तुम देखोगे डिड नॉट हार्म्ड, डिड नॉट, डिड के बाद V2 आता ही नहीं है, V1 आता है, तो डिड नॉट हार्म्ड V2 नहीं, V1 लिखे, डिड नॉट हार्म ऐसे लिखे, डिड के बाद हमेशा V1 लगता है। यानी इसी ये सेकंड पार्ट ही एरर है, उसी में एरर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए, पढ़िए। दीपक थॉट वेरी मच येट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हिज टीचर आस्किंग। अब इस सेंटेंस में एरर क्या है? तो जब कुछ ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ एरर है, तब जरा समझो ये क्या करना चाह रहा है। दीपक थॉट वेरी मच, दीपक बहुत सोचा, सब्जेक्ट प्लस V2 सिंपल पास्ट टेंस है। दीपक बहुत सोचा, येट फिर भी, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, कुड जा सका का अर्थ देता है, येट फिर भी वह नहीं समझ सका, व्हाट वाज हिज टीचर आस्किंग, कि उसके शिक्षक क्या पूछ रहे थे, यही अर्थ आ रहा है ना। अब जरा इस सेंटेंस के मीनिंग को ध्यानपूर्वक समझो और जरा इस पार्ट में आओ। इस पार्ट में व्हाट वाज हिज टीचर आस्किंग, ये सेंटेंस क्या है? व्हाट WH वर्ड है, फिर ऑक्सिलरी बाहर आया हुआ है, ये सब्जेक्ट द टीचर के पहले। तो ये जो वाज जो आया हुआ है हिज टीचर सब्जेक्ट के पहले, तो सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब कब प्रयोग किया जाता है? जब स्टेटमेंट यानी सेंटेंस क्वेश्चन रहता है, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आता है, यही ना। तो जरा पढ़ के देखो तो ये क्या वो ये वाला क्लाउज क्वेश्चन है? जरा सोच के देखो, जरा फिर से समझो। दीपक बहुत सोचा, फिर भी वह नहीं समझ सका कि उसके शिक्षक क्या पूछ रहे थे। उसके शिक्षक क्या पूछ रहे थे? कोई प्रश्न तो पूछ नहीं रहा है। अरे तुम जरा सोच कर देखो ना, दीपक बहुत सोचा फिर भी वह नहीं समझ सका कि उसके शिक्षक क्या पूछ रहे थे। तो ये शिक्षक क्या पूछ रहे थे, ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। ये सुनने में क्वेश्चन जैसा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन तो है ही नहीं। तो जब ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाज जो है, ये टीचर के पहले नहीं होगा, बल्कि टीचर के बाद में लिखा जाएगा। क्योंकि अगर पहले लिखेंगे हिज टीचर के पहले यानी सब्जेक्ट के पहले, वो तो क्वेश्चन कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन है ही नहीं, तब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब को द टीचर हिज टीचर के बाद में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे व्हाट हिज टीचर। अब हिज टीचर के बाद वाज आस्किंग लिखेंगे, यानी इस वाज को इस टीचर के बाद लिखने यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न है ही नहीं। तो इसी पार्ट में अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। वी आर रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड सो वी नो एवरीथिंग। पढ़ो क्या कहना चाह रहा है, समझिए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर और V4 का यूज कहाँ होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो वी आर रीडिंग, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हिंदी क्या आएगा? हम लोग पढ़ रहे हैं इस स्कूल में बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, इस पर ध्यान दो। तो बचपन से पढ़ रहे हैं, जब सेंटेंस में रहा है रही है का अर्थ आता है सेंटेंस से, और सेंटेंस में समय दिया रहता है जो फॉर या सिंस से ऐड रहता है, तब हम लोग कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज हैव दोनों में से कोई एक, प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वी आर रीडिंग नहीं करोगे, क्या करोगे? वी हैव बीन रीडिंग, ऐसे। वी हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस चाइल्डहुड, यानी
फर्स्ट पार्ट में एरर है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। क्यों? क्योंकि रहा है, रही है का हिंदी अर्थ आ रहा है और सिंस से समय भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 14 में आइए। दो ही इज वेरी रिच, इसको हटाओ। दो ही इज रिच, हालांकि वह अमीर है, येट फिर भी ही वॉज वेरी माइजर, फिर भी वह बहुत कंजूस था। एंड नेवर स्पेंड, स्पेंड का भी टू स्पेंड होता है, स्पेंड यानी खर्च करना, इसका भी टू स्पेंड, स्पेंड। तो यहां पर क्या है अर्थ आएगा? एंड नेवर स्पेंड, और कभी भी खर्च नहीं करता था एक सिंगल पेनी दूसरों पर, ऑन अदर्स। तो पूरे सेंटेंस को पढ़कर देखोगे तो सारा पास्ट में है। इसको देखो, येट के बाद देखो, ही वॉज वेरी रिच, पास्ट में है। नेवर स्पेंड भी टू है, स्पेंड का भी टू स्पेंड, ये भी पास्ट में है। तो ये तीन एक्शंस है, तीनों में दो पास्ट में है। तो ये प्रेजेंट यहां पर इज नहीं, क्या होगा? वॉज। तब अर्थ भी आ जाएगा। हालांकि वह बहुत अमीर था, फिर भी वह बहुत कंजूस था और कभी भी दूसरों पर एक सिंगल पेनी खर्च नहीं करता था। तो पास की घटना है, तो इसको इज नहीं, ये फर्स्ट पार्ट में एरर है। नाउ 15, द डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटेड द पेशेंट प्रॉपरली, सो द पेशेंट, पढ़ो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? द डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटेड द पेशेंट, क्या कहना चाह रहा है? डॉक्टर जो है पेशेंट को, पेशेंट का इलाज उचित पूर्वक नहीं किया है, यही कहने का अर्थ आ रहा है। द डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटेड, कौन क्या लगा हुआ है? डॉक्टर है, हैज फिर बिन फिर V3, तो हैज बिन V3, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना? तो ये पैसिव वॉइस का यहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि पैसिव वॉइस का यूज कब होता है? जब सेंटेंस में काम करने वाला आदमी का नाम पता नहीं रहता है, या पता रहता भी है तो के द्वारा से जुड़ा रहता है, तब हम लोग पैसिव वॉइस यूज करते हैं। और एक्टिव वॉइस का यूज कब करते हैं? जब सेंटेंस में काम करने वाला आदमी का नाम पता हो, काम करने वाला आदमी का नाम सेंटेंस में मालूम रहता है, तो हम लोग एक्टिव वॉइस का यूज करते हैं, पैसिव का नहीं। तो यहां पर काम क्या है? इलाज करना, ट्रीट द पेशेंट, पेशेंट का इलाज करना। ये पेशेंट का इलाज करने का काम कौन कर रहा है? डॉक्टर। यानी काम करने वाला, डूअर, सब्जेक्ट इस सेंटेंस में पता है, यानी पैसिव वॉइस लगेगा ही नहीं। तो डॉक्टर हैज नॉट बीन ट्रीटेड नहीं, ऐसे लिखो, द डॉक्टर हैज नॉट ट्रीटेड, एक्टिव वॉइस ऐसे, हैज नॉट ट्रीटेड, द डॉक्टर हैज नॉट ट्रीटेड द पेशेंट, आगे जो रहेगा। यानी बिन को हटाइए, पैसिव वॉइस नहीं चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट पता है, काम करने वाला आदमी का नाम पता है। तो फर्स्ट पार्ट में ही एरर कीजिए। 16, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, विवेक विल बी डूइंग दिस जॉब इन दिस कंपनी फॉर कमिंग 10 years एंड एवरीवन नोज दिस। तो यहां पर कौन सा टेंस लगा हुआ है? सब्जेक्ट विल बी B4, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जा रहा है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज कब करते हैं? जब भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, तब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल, दोनों में से कोई एक, प्लस बी प्लस B4। अब लेकिन जब भविष्य में कोई काम होगा और समय दे दे, अगर भविष्य में कोई काम जारी रहेगा और समय दे दिया रहेगा, इतने साल से इतना साल काम होता रहेगा, यानी फॉर के साथ समय अवधि दे दे, तब हम लोग क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल दोनों में से कोई एक, प्लस हैव प्लस बीन प्लस B4 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। यानी जाता रहेगा, जाती रहेगी, हिंदी अर्थ आता हो और सेंटेंस में समय दिया रहे जो फॉर से जुड़ा रहता है, तब हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पर है ना, विवेक इस जॉब को करता रहेगा इस कंपनी में आने वाले 10 वर्ष। तो ये फॉर से कमिंग 10 years समय दिया हुआ है ना, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आप यूज नहीं करेगा, विल बी डूइंग नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ऐसे, विल हैव बीन डूइंग दिस जॉब, यानी फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर 17 में आ जाइए। द फैन ड्रॉप्ड, कौन सा टेंस लगा हुआ है? सब्जेक्ट प्लस V2, बी का, उसके बाद तो दूसरा सेंटेंस है, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। द फैन ड्रॉप्ड, पंखा गिर गया, बिकॉज क्योंकि द इलेक्ट्रीशियन डॉट 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 ईट प्रॉपरली। 4 ऑप्शंस है,
कौन इसमें आएगा? हैड टाइटेंड अगर कर देते हैं तो अर्थ क्या हो जाएगा? पंखा जो है गिर गया क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो है, बिजली का जो मिस्त्री है, वो इसे उचित पूर्वक टाइट कर दिया था। नहीं होगा, जब उचित पूर्वक टाइट कर दिया था तो गिरेगा ही नहीं। चलिए, पंखा गिर गया क्योंकि इलेक्ट्रीशियन टाइटेंड इट प्रॉपरली, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। पंखा गिर गया क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो है टाइट कर दिया था इसे प्रॉपरली, ये भी नहीं अर्थ आएगा, टाइट करेगा तो गिरेगा क्यों? पास्ट परफेक्ट है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब तीसरा में आओ, द फैन ड्रॉप्ड बिकॉज द इलेक्ट्रीशियन हैड नॉट टाइटेंड इट प्रॉपरली, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन जो है इसे प्रॉपरली यानी उचित पूर्वक टाइट नहीं किया था। यस, टाइट नहीं किया था तभी तो गिरा, यानी सी पार्ट में, इसी सी पार्ट हैड नॉट टाइटेंड यहाँ पर फिलअप होगा। ये डज नॉट, ये तो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट की घटना है तो प्रेजेंट का कुछ काम ही नहीं है, तो ये होगा ही नहीं डी। तो इसी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, द टेररिस्ट हैज प्लांटेड दिस बॉम्ब 2 days prior to the national function, but unfortunately the security forces defused it and no casualty occurred. क्या करना चाह रहा है? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। 2 days prior to the national anthem, 2 दिन पहले जो है टेररिस्ट जो है सो बॉम्ब जो है प्लांट कर दिया था। तो जब 2 दिन पहले भूतकाल की घटना है और आगे भी पास की बात हो रही है, तो डिफ्यूज्ड, तब हम इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर ही नहीं सकते हैं। जब काम भूतकाल में 2 days प्रायर पहले हुआ, तब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? जब काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है तब। लेकिन ये काम तो पास्ट में समाप्त हुआ, बॉम्ब प्लांट तो भूतकाल में हुआ, पास्ट में हुआ, तो यहां पर हैज को क्या कर दोगे? हैड कर दो। ऐसे द टेररिस्ट हैड प्लांटेड दिस बॉम्ब कर दो, इसी में एरर है। अब 18 में एक बात और सोचो, द टेररिस्ट हैड प्लांटेड दिस बॉम्ब क्यों किए? यानी सब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज क्यों किए? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का यूज क्यों किए? सिंपल पास्ट टेंस का यूज क्यों नहीं किए? यानी ऐसे सेंटेंस को क्यों नहीं हम लोग करेक्ट किए? द टेररिस्ट प्लांटेड दिस बॉम्ब 2 days, ऐसे क्यों नहीं किए सिंपल पास्ट टेंस में? इसलिए नहीं किए कि यहां पर पास्ट में 2 काम हो रहा है, सिक्योरिटी का डिफ्यूज करने का काम और एक बॉम्ब को प्लांट करने का काम, बॉम्ब लगाने का काम। कौन काम पहले हुआ? बॉम्ब को लगाने का काम पहले, 2 दिन पहले, डिफ्यूज करने के पहले, यानी पास्ट में टेररिस्ट का जो बॉम्ब प्लांट करने का काम पहले हुआ, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस लगाए। तो हैड प्लांटेड कीजिए, फर्स्ट पार्ट में एरर है। 19, डू यू फील दैट ब्रज किशोर विल हैव रिमेंबर्ड दिस लेसन बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्टेड? यहां पर ध्यान दो, स्टार्टेड। अब आओ, डू यू फील, क्या तुम्हें लगता है ब्रज किशोर विल हैव रिमेंबर्ड, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 कहां लगता है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब बताओ, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या पढ़े थे कि भविष्य में जब 2 काम होगा और भविष्य में एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा, तो जो काम भविष्य में पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 लगाएंगे। और भविष्य में जो काम बाद में होगा उसमें हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब देखो, क्या तुम्हें लगता है ब्रज किशोर याद कर लेगा इस पाठ को एग्जामिनेशन शुरू होने के पहले? यानी भविष्य में 2 काम होगा, ब्रज किशोर का इस पाठ को याद करने का काम और एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का काम। भविष्य में कौन काम पहले होगा? ब्रज किशोर का लेसन को याद करने का काम का भविष्य में पहले होने का सेंस है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव V3 लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन भविष्य में कौन काम बाद में होगा? कौन सा काम भविष्य में बाद में होने का सेंस है इस सेंटेंस में? एग्जामिनेशन शुरू होने का काम। तो ये द एग्जामिनेशन स्टार्टेड नहीं कीजिए, द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स कीजिए, यानी सब्जेक्ट प्लस V1, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए, क्योंकि भविष्य में ये काम बाद में होगा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो उसी पार्ट में है। क्वेश्चन नंबर 20, ही हैज बीन नॉट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली, सो तो फर्स्ट पार्ट में एरर है, ही हैज बीन नॉट अटेंडिंग नहीं होगा, कैसे होगा? ऐसे, ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग होगा। ये जो हैज है और बिन है उसके बाद नॉट नहीं। जब सेंटेंस में 2 ऑक्सिलरी वर्ब्स हो या 2 से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब्स हो तो नॉट को कहाँ लगाते हैं? फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में, सेकेंड
ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में नहीं, जैसे यहाँ लगा हुआ है, तो इसी में एरर है। इसको करेक्ट करके ऐसे लिखिए। 21 द गवर्नमेंट शुड स्पेंड मनी ऑन दिस प्रोजेक्ट टू सेव द, पढ़िए। अब इसका फर्स्ट पार्ट में एरर है, क्यों? देखो स्पेंड V1 होता है, उसी का V2 स्पेंट, V3 स्पेंट। शुड क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद फिर क्या आता है? V1 आता है, कभी भी V2 V3 नहीं। तो ये जो शुड स्पेंट है, ये स्पेंट नहीं होगा, इसको V1 स्पेंड ऐसे कीजिए, ऐसे, यानी द गवर्नमेंट शुड स्पेंड, शुड के बाद V1 लगाइए। इसी पार्ट में एरर है, V2 स्पेंट नहीं, V2 V3 नहीं, V1 होकर चाहिए, क्योंकि किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा V1, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो। क्वेश्चन नंबर 21 आवर कंपनी इज इन डेफिसिट सिंस वी स्टार्टेड इट इन द ईयर 2020। क्या कह रहा है कि हमारा कंपनी जो है डेफिसिट में है सिंस वी स्टार्टेड इट इन 2020। हमारा कंपनी घाटे में है जब से हम लोग इसे शुरू किए 2020 में। अब हमारा कंपनी डेफिसिट में है, यहां पर इज लगा हुआ है। हमारा कंपनी में कब से? सिंस से समय दे दिया, कब से घाटे में है? तो जब से हम लोग इसे 2020 में शुरू किए। तो यहां पर इज नहीं होगा, सिंस के बाद जब समय दे देता है, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है, तब हम लोग क्या करेंगे? पढ़े थे ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, सिंस फॉर से समय दिया रहे या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहे, तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस करते हैं। चूंकि यहां पर इज लगा हुआ है, तो यहां पर इसको क्या कर दोगे? हैज बीन, ऐसे, हैज बीन इन डेफिसिट। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, प्लस बिन। और बिन के बाद वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बिन के बाद अगर वर्ब आया तो V4 होगा, और अगर बिन के बाद वर्ब नहीं आया तो जो शब्द है उसको लिख देंगे, और आगे सिंस से या फॉर से टाइम दिया रहेगा। तो सिंस से आगे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस लगा। हैज बीन के बाद कोई वर्ब नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हैज बीन वर्ब नहीं है तो जो अदर वर्ड्स लिख दिया, सेट हो गया। यानी फर्स्ट पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 22 रोहित मस्ट मेंड हिज वेज। मेंड वेज का मतलब क्या होता है? आदतें सुधारना। तो क्या करना चाह रहा है? मस्ट अवश्य चाहिए का मीनिंग देता है। रोहित को अवश्य अपनी आदतें सुधारना चाहिए, एज, क्योंकि हिज फिजिकल एक्टिविटीज, इस पर ध्यान दो, फिजिकल एक्टिविटीज प्लूरल है, क्योंकि उसका फिजिकल एक्टिविटीज ट्रबल अदर्स, सब्जेक्ट प्लस V1 है, ट्रबल का मतलब कष्ट देना, तो उसका फिजिकल एक्टिविटीज कष्ट देता है। सब्जेक्ट प्लस V1 है, ट्रबल V1 है, तो सब्जेक्ट जो है एक्टिविटीज प्लूरल है, तो भर भी प्लूरल है, भर में एस लगाने से तो सिमिलर हो जाता है, तो ट्रबल में एस नहीं लगा यानी प्लूरल है। तो उसका फिजिकल एक्टिविटीज तकलीफ देता है दूसरों को, एंड समटाइम्स इरिटेट्स, इस पर ध्यान दीजिए। इरिटेट का मतलब चिड़चिड़ा देना, तो इरिटेट में एस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि इस इरिटेट्स का भी प्रयोग, इसका भी सब्जेक्ट कौन है? एक्टिविटीज ही है, उसका एक्टिविटीज ही तकलीफ देता है दूसरों को और कभी कभी चिड़चिड़ा देता है। तो इरिटेट में एस जो लगा हुआ है वो नहीं लगेगा, क्या करोगे? ऐसे, यानी जो इरिटेट में एस लगा हुआ है उसको हटाइए, यानी ये जो सब्जेक्ट सिंगुलर बना हुआ है उसको प्लूरल बनाइए, इरिटेट, क्योंकि इसका एक्टिविटी सब्जेक्ट प्लूरल है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं एंड से, और से, बट से या कॉमा से जब दो या दो से अधिक वर्ब कनेक्ट होता है तो दोनों वर्ब सेम वर्ब फॉर्म में होना चाहिए। उस ख्याल से भी देखो, एंड के पहले वाला वर्ब क्या है? प्लूरल, तो यहां भी वर्ब क्या होगा? प्लूरल। एंड के बाद वाला ये वर्ब भी प्लूरल होगा। तो चाहे तो हिंदी करके समझो या फिर ऐसे याद रखो। तो इसी पार्ट में एरर कीजिए, इरिटेट्स नहीं, इरिटेट। क्वेश्चन नंबर 23 में आ जाइए। प्राची appreciates her teacher because of her teacher helps her in her studies lovingly and amicably। अब जरा ध्यान से सोचो, पहले एक चीज देखो, एक होता है बिकॉज, बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि, और एक क्या होता है? बिकॉज ऑफ। ये बिकॉज ऑफ इसका मतलब होता है के कारण। इन दोनों में डिफरेंस समझना, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज ऑफ का मतलब के कारण। अब 23 नंबर क्वेश्चन को तुम पढ़ो और जरा देखो तो यहां पर तुमको क्योंकि का मीनिंग चाहिए या फिर के कारण का मीनिंग चाहिए?
तो तुम देखोगे ये बिकॉज ऑफ तुमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए? बिकॉज का मीनिंग चाहिए, क्योंकि का मीनिंग चाहिए, बिकॉज ऑफ के कारण का मीनिंग नहीं चाहिए आपको। हिंदी समझ कर देख लो। प्राची एप्रिसिएट्स हर टीचर, प्राची जो अपने टीचर की प्रशंसा करती है क्योंकि उसके टीचर मदद करते हैं उसे उसके स्टडीज में। क्योंकि का मीनिंग चाहिए ना, तो बिकॉज ऑफ को हटाइए और सिर्फ बिकॉज लगाइए। इसी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 25 में आइए। सेंटेंस है द पर्सन हु डू नॉट रिस्पेक्ट अदर्स नेवर गेट्स रिस्पेक्ट आइदर इन हिज फैमिली और इन सोसाइटी। जो भी है, कहना क्या चाह रहा है कि व्यक्ति जो दूसरों की इज्जत नहीं करता है कभी नहीं रिस्पेक्ट पाता है परिवार में या समाज में। ऐसा ही कुछ यहां ध्यान दो। व्यक्ति हु किस चीज का मीनिंग दे रहा है? जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद हु आ जाए तो वो जो का मीनिंग देता है, और इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। खैर वो सब भी छोड़ो। ये हु किसके लिए प्रयोग किया गया है? द पर्सन के लिए। पर्सन व्यक्ति जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, डू डज है तो जाता है जाती है कर देंगे। अब ये डू का यूज किसके लिए किया गया है? सोचो तो, व्यक्ति जो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, यानी एक द पर्सन के लिए। द पर्सन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ डू नहीं डज लगाते हैं, तो इस डू को हटाइए, डज लगाइए, हो जाएगा द पर्सन हु डज नॉट रिस्पेक्ट अदर्स। और बाकी जो है, यानी इसी बात फर्स्ट पार्ट में एरर है, डू की जगह पर डज लगेगा। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश डेकोरेटेड दिस हाउस जस्ट नाउ बिकॉज हिज फ्रेंड्स। पढ़िए तो इसमें क्या लगा हुआ है? प्रकाश डेकोरेटेड, सब्जेक्ट प्लस V2, दिस हाउस ऑब्जेक्ट, यानी सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है। तो सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस कब प्रयोग करते हैं? जब काम भूतकाल में घटित हो, जब कोई काम भूतकाल में समाप्त हो, तब हम लोग सिंपल पास्ट टेंस लगाते हैं, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसमें क्या लिखा हुआ है? जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब अभी तुरंत। तो हिंदी इसका क्या आया? प्रकाश इस घर को सजाया अभी तुरंत, यानी सजाने का काम अभी तुरंत हो रहा है। तो जो काम अभी तुरंत होता है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 यूज कीजिए। और प्रकाश डेकोरेटेड नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा? ऐसे, प्रकाश हैज नॉट डेकोरेटेड, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज, नॉट तो है फिर V3। क्यों लगाएंगे? सिर्फ जस्ट नाउ के कारण, क्योंकि काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है। अभी काम जो समाप्त होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा दे। तो फर्स्ट पार्ट में एरर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, इसको जरा हटाओ। राजीव इज माई फ्रेंड सिंस वी बोथ स्टडीड इन स्टैंडर्ड। फिर वही है, राजीव मेरा दोस्त है, सिंस एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है। कब से है? जब से हम लोग दोनों स्टैंडर्ड 4th में पढ़ते थे अपने गांव में, यानी एक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है। तो पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया है तो यहां पर इज नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ऐसे, राजीव हैज बीन माई फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बिन, और बिन के बाद सतर्क रहना है। बिन के बाद वर्ब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। अगर वर्ब आया तो V4, और वर्ब अगर नहीं आया तो जो शब्द है उसको लिख देंगे, और आगे समय दिया रहेगा फॉर से या सिंस से। यानी फॉर से पीरियड ऑफ टाइम दिया रह सकता है, या फिर सिंस लिखकर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रह सकता है। तो सिंस लिखकर यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया ना। कब से दोस्त है? जब से हम लोग गांव में पढ़ते थे, स्टैंडर्ड 4th में अपने गांव में। तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। तब इज हटाकर राजीव हैज बीन माई फ्रेंड कर दो। फर्स्ट पार्ट में एरर है। 28, ही हैज बीन प्लेइंग दिस गेम ऑन हिज मोबाइल सिंस 2 hours। ये सिंस नहीं होगा, क्या हो जाएगा? फॉर 2 hours। क्यों? क्योंकि ये समय 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा रहता है, तब हम लोग फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। लेकिन वही अगर पॉइंट ऑफ टाइम देता 4 बजे से, 5 बजे से, 12 बजे से, यानी समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया रहता, तब हम लोग सिंस लगाते। तो यहाँ 2 घंटा है, समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो फॉर लगाइए। तो इसी पार्ट में एरर है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं।